हाय गाइस, नॉलेज लैम बाय पूजा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और कोरोना के इस पेंडेमिक से अपने आप को बचा के रख रहे होंगे। सो बी केयरफुल। तो आज हम अपने जूलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का चैप्टर मेनली ऐसा होता है जिसमें आप सभी को बताया जाता है एक पूरा जो हम बुक पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसका पूरा ओवरव्यू दिया जाता है कि हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं उसका हमें बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज दिया जाता है। तो जूलॉजी को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है ताकि हम एक सब्जेक्ट्स को अपने आप से रिलेट कर सकें, या फिर दूसरी चीज़ें जो कि ज़रूरी हैं उनको कैसे को रिलेट कर सकें ताकि हम जूलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ सकें। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन का। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें ये है कि हम मैटर और एनर्जी को जानेंगे। कैसे ये बायोलॉजी को पढ़ने के लिए, जूलॉजी को पढ़ने के लिए मैटर और ऊर्जा यानी कि एनर्जी को जानना ज़रूरी है। कैसे ये बायोलॉजी से रिलेट है, विदाउट इसके हम कैसे बायोलॉजी को पढ़ नहीं सकते हैं। बायोलॉजी का जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए वो हम इसके बगैर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो किस तरीके से बायोलॉजी या फिर जो हमारी पृथ्वी पर जीवन है उसमें मैटर और एनर्जी का क्या रोल होता है वो हम जानेंगे। तो हमारा जो पूरा विश्व है यानी कि ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है, जिसको हम यूनिवर्स कहते हैं या फिर कॉस्मॉस कहते हैं, वो उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कैसे क्या मैटर और एनर्जी उस पर कुछ रोल प्ले करता है। यस, जितने भी स्टार्स पाए जाते हैं या फिर नक्षत्र पाए जाते हैं, ग्रह पाए जाते हैं यानी कि स्टार्स एंड प्लैनेट्स, और ये जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं या फिर जो हमारा अंतरिक्ष है, स्काई है जो कि लिमिटलेस हुआ है, ये क्या है। और हमारी पृथ्वी जो कि एक इज़ अ काइंड ऑफ स्टार। तो हमारी पृथ्वी क्या है, कैसे ये एनर्जी और मैटर से रिलेट करती है, ये हम जानेंगे। तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक जो है कि एक तरह का स्टार है यानी कि तारा है। और हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं, हमारा जो पूरा विश्व है, हमारा यूनिवर्स है, वो किन चीज़ों से मिलके बना है वो अपने माइंड में आप एकदम बैठा लीजिए कि वो सभी चीज़ें जो है कि मैटर से मिलके बनी होती है यानी कि पदार्थ से बनी होती हैं। कुछ जो है कि स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि गैस का एक गोला होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सूर्य होता है वो भी एक तरह का स्टार है, वो एक गैस का गोला है जो हमें एनर्जी देता है। वैसे ही कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो गैस का गोला होते हैं या फिर जो गैसों से ही मिलके बने होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो ठोस पदार्थों से मिलके बने होते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी। और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल ठोस पदार्थ ही पाए जाते हैं, इसमें गैसें भी पाई जाती हैं। जो आपने बहुत ही नॉर्मली सुना होगा कि जो हमारा सूर्य है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलके बना है, कुछ मात्रा उसमें नियॉन की पाई जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी पे भी बहुत सारी गैसेस पाए जाते हैं। नॉर्मली हम सुनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। जो आप जानते हैं कि जो हमारा ओजोन लेयर है वो भी एक तरीके का गैस ही है। तो जो कुछ भी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में पाई जाती हैं वो सभी मैटर से मिलके बनी होती हैं। जो जिसे हम जो हमारे यूनिवर्स है जिसमें हम किसी भी टाइम हम देखते हैं, जो हमारा लिमिटलेस आकाश है यानी कि अंतरिक्ष है, स्काई है, जिसमें बहुत सारे स्टार्स पाए जाते हैं, प्लैनेट्स पाए जाते हैं जो गैसों से मिलके बने होते हैं, उसको हम एकदम से अगर एक वर्ड में कहना चाहें तो हम उसको क्या कहेंगे, अंतरिक्षी गर्द कहेंगे यानी कि कॉस्मिक डस्ट। जो कॉस्मिक डस्ट होता है वो क्या होता है, इन्हीं सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, जिसमें से हमारी पृथ्वी है जिस पे हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे आप सभी जानते हैं केवल लाइफ पॉसिबल है। तो हमारी पृथ्वी भी वैसे ही है। तो ये सबसे नोट अच्छी बात है और जानना चाहिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है यानी कि हमारा यूनिवर्स है वो स्टेबल नहीं यानी कि स्थायी नहीं है। ये इसमें ऑल टाइम मूवमेंट होता रहता है यानी कि मूवेबल होता है। जो हमारे स्टार्स होते हैं वो जो है कि बहुत तेज़ी से गति करते रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी गति करती रहती है। जितने भी हमारे सोलर प्लैनेट हैं वो सभी गति करते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ।
तो कुछ भी उसमें स्टेबल नहीं रहता है, ये परस्पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो स्टेबल नहीं रहते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं होती रहती हैं, तो इसमें जो है कि कैसे एक दूसरे से टकराते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उसमें कुछ चुंबकीय बल कार्य करते हैं, जिसमें आपको पता लगता है कि आप ग्रेविटी के बारे में बहुत ही नॉर्मली सुना जाता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। तो कुछ मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, जैसे चुंबकीय बल जिसको कहते हैं, और गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ताप, टेम्परेचर, गड़गड़ाहट की ध्वनि, प्रकाश की चमक आदि के रूप में ऊर्जा की विविध अभिव्यक्तियाँ होती रहती हैं। तो अभी आपको मैंने जैसे बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, यानी कि जितने प्लैनेट है, ग्रह हैं, वो गैस से और मैटर से मिलके बने होते हैं। तो इन सभी बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जो अभिव्यक्तियां होती रहती हैं, उसमें एनर्जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो जो विद्युत होती है या ताप होता है, वो जो ध्वनि होती है, प्रकाश की चमक होती है, ये भी एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो एनर्जी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूनिवर्स, मैटर्स एंड एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैटर होता है, उसका जो एनर्जी से है वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत ही एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कोरिलेट होते हैं। तो हमारा जो ब्रह्मांड होता है एक विशाल एवं जटिल पदार्थ का ऊर्जा तंत्र होता है, यानी कि मैटर एनर्जी कॉम्प्लेक्स होता है, अर्थात भौतिक रासायनिक तंत्र यानी फिजिको केमिकल सिस्टम। तो हम इस हेडिंग को पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो किन चीज़ों से मिलके बना है। वो बना है मैटर यानी कि पदार्थ, और गैसेस यानी कि गैसों से मिलके बना होता है, जिसमें जो है कि एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें जो भी प्रोसेस होते रहते हैं, फिर चाहे वो प्रकाश की चमक हो, ध्वनि हो, ताप हो, विद्युत हो, ये सब एनर्जी के फॉर्म होते हैं, और यही जो है कि एक जटिल तंत्र बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो प्लैनेट होता है, प्लेनेट में जो कुछ भी होता रहता है, जो कुछ भी चलता रहता है, ये इन्हीं दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, मैटर का और एनर्जी का। तो हम एक वर्ड में अगर डिफ़ाइन करना चाहें कि व्हाट इज़ यूनिवर्स एंड हाउ टू एक्सप्लेन इट, तो आप कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स होता है वो मैटर और एनर्जी का कॉम्प्लेक्स है, यानी कि फिजिको केमिकल सिस्टम है। तो जो हमारे सेकेंड हेडिंग होगा उसमें हम जानेंगे कि व्हाट इज़ तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक होगा वो होगा हमारे चारों ओर का संसार, यानी कि जो हमारे चारों ओर का संसार है, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे हम इसको जो है, एक मिनट, सॉरी, हमारे चारों ओर का संसार क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो हम सभी अपने आसपास क्या चीज़ें देखते हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी, और जो है कि बहुत सारे अपने जैसे लोग या बहुत सारे जानवर, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इमारतें, साइकिल, स्कूटर, मोटर, वस्त्र, पुस्तकें, स्टेशनरी, फर्नीचर, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, हमारा इन्वामेंट। तो जो सभी पेड़ पौधों और जंतुओं अर्थात जितने भी जीवधारी होते हैं, उन सभी के चारों ओर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम दो तरह की चीज़ें पाते हैं, एक वो होती हैं जो लिविंग बींग्स होती हैं, और दूसरा जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो क्योंकि यही दो ऐसे टाइप की चीज़ें हम देख पाते हैं अपने चारों तरफ, नॉन लिविंग में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और लिविंग में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो लिविंग में हम ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, और जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं उसमें वो सारी चीज़ें
जिसमें जीवन नहीं होता है। जैसे कि आप अपने घर में आसपास भी कहीं भी कुछ भी देखेंगे, आपको नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरह की चीज़ें दिखाई देंगी। अब अपने घर की बात करें तो आपको फर्नीचर दिखाई देगा, टीवी दिखाई देगा, दरवाजे, मेज, कुर्सी, कुछ भी। और लिविंग में आप आपके अपने भाई बहन और जानवर आपके घर में होंगे, जो पेट एनिमल्स होते हैं। तो आप दो तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। जो एक होता है वो नॉन लिविंग वर्ल्ड होता है और एक का होता है जो लिविंग वर्ल्ड होता है। तो आप जानते हैं जो हमारा जीवधारियों का जीवन होता है या फिर जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो भी किससे मिलके बनी होती हैं, वो भी मैटर से ही मिलके बनी होती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया जो हमारा यूनिवर्स है वो किससे मिलके बना है, वो मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। तो जितनी भी नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें पाई जा रही हैं वो क्या है, मैटर और एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती हैं। तो हमारे जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है उससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि ये डायनेमिक होता है। अभी मैंने जैसे बताया कि वो स्टेबल नहीं होता है, इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो सब डायनेमिक होती है, यानी कि परिवर्तनकारी होती हैं, लगातार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे अगर हम जंतुओं की बात करें तो हम चलते फिरते, खाते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी उगते हैं, बढ़ते हैं, नष्ट होते हैं, इनमें फूल खिलते हैं, फल लगते हुए, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे सुबह होता है, सूर्यास्त होती है, प्रतिदिन ये जो साइकिल होती है वो चलती रहती है। वैसे ही सीजनल चेंजेस होते रहते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, कभी हवा का ना चलना या फिर चलना, बादलों की गड़गड़ाहट, बहुत सारी चीज़ों को हम अपने आप में अनुभव करते रहते हैं। तो ये सारी जो अभिव्यक्तियाँ होती हैं उसमें क्या चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, वो है एनर्जी। तो अब हम बात करते हैं साइंस की। अपने मेन सब्जेक्ट पे हम आते हैं, साइंस। तो जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जूलॉजी। और ये जूलॉजी किसका ब्रांच है, ये है बायोलॉजी का। तो जो बायोलॉजी है इज़ अ काइंड ऑफ साइंस। तो व्हाट इज़ साइंस, अब हम ये जानेंगे कि साइंस क्या होता है। तो जो साइंस है, तो सॉरी फॉर दैट, जो साइंस वर्ड है एक लैटिन वर्ड है, जिसमें जो दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक जो आपका होता है शायर, और दूसरा जो है आप या फिर और कह सकते हैं साइंसिया, जिसका मतलब होता है लैटिन, यस इट इज़ अ लैटिन वर्ड, जिसमें शायर का मतलब होता है टू नो और साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। यानी कि ये शब्द का प्रयोग प्रत्येक, अब आप हम जानेंगे कि विज्ञान जो है यानी कि साइंस है उसकी डिफिनीशन क्या होती है। आप लोग बहुत ही पेट डिफिनीशन जानते होंगे, जो सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव जो कि प्रायोगिक प्रेक्षणों पर आधारित होता है उसे ही हम साइंस कहते हैं, यानी कि विज्ञान कहते हैं। इसमें अब कई तरीके की साइंस आ जाती है, जिसमें हम जानते हैं हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है कि नेचुरल साइंस यानी कि बेसिक साइंस, तथा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान। यानी कि हम साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो नेचुरल साइंस का यानी कि प्रकृति विज्ञान होता है, और जो दूसरा होता है वो सामाजिक विज्ञान होता है। प्रकृति विज्ञान में विश्व के समस्त पदार्थों और विश्व में होती रहने वाली प्रक्रियाओं, जितनी भी प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा की समस्त अभिव्यक्तियों को अलग अलग पहलुओं से अध्ययन किया जाता है, उसी के बारे में हम प्रकृति विज्ञान में पढ़ते हैं। तो एक ऐसा ज्ञान जो सुव्यवस्थित अनुभव, ज्ञान और अनुभव तथा प्रायोगिक परीक्षणों पर, जैसे भी मैंने बताया, उस पर बेस्ड होता है, तो उसी को हम साइंस कहते हैं। या फिर प्रकृति विज्ञान में हम उसी साइंस के बारे में जानते हैं। तो जो प्रकृति विज्ञान होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हमारा फर्स्ट होता है भौतिक विज्ञान होता है, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस यानी कि लाइफ साइंस। यही बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी या लाइफ साइंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हमें पढ़ना है, जूलॉजी और बॉटनी का। तो और जो भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में मेनली हम जानते हैं प्रकृति के पदार्थ एवं ऊर्जा की अभिव्यक्तियों के बारे में। अब इसमें भौतिकी आपका आ जाता है, यानी कि फिजिक्स, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, भूगोल विज्ञान यानी कि जियोलॉजी, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, एंड मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी, खनिज विज्ञान यानी कि मिनरलोजी। इतने सारे जो है कि सब्जेक्ट इसमें आते हैं, ये भौतिक विज्ञान के ब्रांचेज हैं।
और जो हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी है, यानी कि लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस, उसमें हम लिविंग मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जो है आपका ये इसमें जैविक प्रक्रियाएं क्या होती हैं, जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, इन सभी का अध्ययन हम जीव विज्ञान में करते हैं। यानी कि जो हमारा भौतिक विज्ञान है और जो आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी है, उसमें एक में हम नॉन लिविंग के बारे में पढ़ते हैं और दूसरे में हम लिविंग के बारे में जानते हैं। तो जो प्रकृति विज्ञान के विपरीत होता है, यानी कि जो उसका अपोजिट होता है, वो है सामाजिक विज्ञान। इसमें हम एक्चुअली कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं। हमारा जो समाज है वो कैसे कार्य करता है, उसके बारे में हम जो है कि समाजशास्त्र में यानी कि सामाजिक विज्ञान में जानते हैं। अब इसमें आपको समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी कि नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि सब्जेक्ट आ जाते हैं। और जो मैथमेटिक्स होता है यानी कि गणित, और सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको हम अमूर्त विज्ञान यानी कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस कहते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत हम मैग्नीट्यूड्स और नंबर्स के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता चला कि व्हाट इज़ साइंस एंड कैसे हम साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, और हमारा जो बायोलॉजी का जो ब्रांच है उसमें क्या है, और भी सारे साइंस के बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे कि जो विज्ञान का युग है उसको किसको हम विज्ञान का युग कहते हैं, यानी कि विज्ञान का युग क्या है। तो विज्ञान का युग जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जिसको हम जी रहे हैं, उसी को हम विज्ञान का युग कहते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो पूरी की पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी कि साइंटिफिक है। तो जितने भी हम अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए, लाइफ को सुटेबल बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, वो सब कहाँ से आई है? यस, इसी साइंस से आई हैं। तो जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं, फिर वो साइकिल हो, एरोप्लेन हो, रेडियो हो, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, टीवी, टेलीफोन, सिनेमा, बिजली, और जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, अंतरिक्षयान का, कंप्यूटर, रोबोट, यानी कि जो हमारी पूरी लाइफ है, यानी कि हमारा जो जीवन है, जो हमारी डेली लाइफ है, वो पूरी तरीके से साइंस पे बेस्ड है। जिन चीज़ों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहाँ से आया? वो साइंस से ही आया है। तो प्रकृति के तथ्यों अर्थात विज्ञान से अनभिज्ञ आदिमानव, जो हमारे पहले का मानव रहता था, वो किस प्रकार का था? वो अंधविश्वासी था। उसे नहीं पता था कि जो चीज़ें, ये जो प्रक्रियाएं प्रकृति यानी नेचर में हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। तो वो क्या करता था? वो वर्षा को देवताओं का आंसू मानता था, आंधी तूफान को देवताओं का प्रकोप मानता था, बादलों की गड़गड़ाहट को देवताओं के युद्ध की ध्वनि, तथा शिशु के जन्म या पौधों में जो वृद्धि हो रही उसे ईश्वरीय देन मानता था। तो जीवित रहने के लिए उसे प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष करना पड़ता था। अतः मानव ने प्रकृति के रहस्यों को, तो जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारे साथ लगातार होती रहती हैं तो उसको हमें जानने की इच्छा होती है कि ये क्यों हो रही है। तो ऐसे ही हमारा आदिमानव भी था। तो जो भी चीज़ें या फिर जो भी प्रॉब्लम्स वो अपनी लाइफ में फेस कर रहा था, तो उसको जानने की इच्छा होती थी कि वो ऐसे क्यों हो रहा है। तो इन सभी जानने की प्रक्रियाओं के द्वारा ही हमें ये पता चला कि विज्ञान क्या है। उसी से हमारे विज्ञान का उदय भी हुआ। तो जो मानव की संस्कृति है, सभ्यता है, समाज व्यवस्था है, उस पर कहीं ना कहीं विज्ञान का रोल बहुत पहले से ही प्ले हो रहा था, यानी कि इम्पोर्टेंट था। तो वर्तमान काल में तो विज्ञान जो है मानव जीवन से इतना इसका रिलेशन इतना घनिष्ठ हो गया है, इतना डीप हो गया है कि विदाउट जो है कि विज्ञान हम किसी भी जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो हमारी जो दिनचर्या है वो पूरी की पूरी तरीके से साइंटिफिक हो गई है। खान पान, पहनावे, मनोरंजन, आराम, व्यवसाय, स्थान परिवर्तन या पर्यटन, किसी भी चीज़ के लिए हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारा वर्तमान काल होता है, इसी की वजह से इसको हम विज्ञान का युग कहते हैं। यानी कि जिस युग में हम लोग रह रहे हैं वही है आपका विज्ञान का युग। इसमें किसी भी देश या समाज की उन्नति उसकी वैज्ञानिक प्रगति पर ही निर्भर करती है। यानी कि जो कोई देश है तो वो कितना डेवलप हुआ है, कि इतना ही क्यों डेवलप हुआ है, या फिर कोई देश है जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुका है, तो यस, उसमें जो है विज्ञान ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। विज्ञान ने ही किसी भी देश को कितना आगे बढ़ना है, कितना पीछे रहना है, क्या क्या उसके पास है, ये सारा विज्ञान पे ही बेस्ड है। तो इसलिए हमारे जो है नॉर्मल लोग हैं उनको भी विज्ञान के बारे में कुछ ना कुछ जानना आवश्यक हो गया है। तो अभी हम जानेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम
ये जानेंगे कि जो साइंस का मेथड होता है यानी कि विज्ञान की विधि होती है वो क्या होती है, कैसे हम विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कैसे जो मानव का जो प्रवृत्ति हुई है खोजी टाइप की वो कैसे हुई है, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया हो, और आगे की पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।